हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने एन फैक्टर की बात की थी। ना हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर इक्वलेंट वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलेंट। थोड़ा वेट कर रहे थे, देन स्टार्ट करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मोल्स हम लेते थे, वैसे इक्वलेंट वाला कॉन्सेप्ट भी है। मोल्स क्या होता था? मोल्स होता था वेट अपॉन मोलार मास। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते थे? वेट अपॉन मोलार मास करते थे। वैसे ही नंबर ऑफ इक्वलेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ इक्वलेंट या इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट भी बोल सकते हैं।
ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये होता है वेट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मोलार मास, वैसे ही होता है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसके अलावा अब देखो इक्विवेलेंट मास जो है वो क्या हो, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, इट कैन बी रिटन एज मोलार मास बाय एन फैक्टर, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास को क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास को हम बोल सकते हैं मोलार मास बाय एन फैक्टर। क्या बोल सकते हैं, सो मोलार मास बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर ऊपर गया तो ये क्या हो गया, दिस इज वेट अपॉन मोलार मास into n factor. So what is weight by molar mass, weight by molar mass क्या हो गया, it is number of moles. Okay, so weight by molar mass हो गया number of moles. So number of equivalent क्या आ गया, number of equivalent का एक फॉर्मूला ये हो गया number of moles into n factor. Okay, number of moles into n factor, एक फॉर्मूला ये हो। देखो फिर आगे चलते हैं। Yes, आयुष। साक्षी, this is first page only, this is first page.
यस आयुष, तो हो गया सबका, चले आगे। तो नंबर ऑफ इक्वलेंट निकालने के हमारे पास ये दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया वेट बाय इक्वलेंट मास और दूसरा हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी भी फॉर्मूला होता है, तो पहले हम नॉर्मेलिटी देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी क्या है। सो मोलरिटी क्या होता था? मोलरिटी होता था नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया? तो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट क्या है? लीटर, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के 3 फॉर्मूले हो गए, एक हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, एक हो गया वेट बाय इक्विवेलेंट मास, और ये तीसरा क्या हो गया? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ऑब्वियसली वॉल्यूम कैसे होना चाहिए? लीटर। अच्छा, अगर वॉल्यूम लीटर के बजाय मिलीलीटर में है तो जैसे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर क्या देता था? मिलीमोल्स देता था। वैसे ही नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर क्या देगा? मिली इक्विवेलेंट। ओके, सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ओके, ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट।
हो गया सबका? MEQ इज मिली इक्विवेलेंट राज, मिली इक्विवेलेंट है वो। हो गया? नाउ अब देखो, एक्चुअली इक्विवेलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर तुम्हें आ गया तो बहुत सही रहेगा स्टोइचियोमेट्री वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो हम स्टोइचियोमेट्री में जब इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, यार इसके मोल्स के लिए इसका इतना मोल्स रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हमें बैलेंस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती थी। निखिल, दिस इज प्रीवियस पेज, देखो जल्दी। इसके पहले निखिल कोई नहीं है, दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज फर्स्ट पेज निखिल, दिस इज फर्स्ट पेज एंड दिस इज सेकंड पेज। तो हम ये बोल रहे थे कि जो स्टोइचियोमेट्री वाली प्रॉब्लम्स है, उनमें हम रिएक्शन को क्या करते थे, बैलेंस करते थे, उसके बाद हम देखते थे कि किसके कितने वोल्ट्स के लिए कितना वोल्ट्स रिक्वायर्ड। नाउ जब हम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हमें यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, एंड हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं रिएक्शन को। तो देखो क्या है, तो हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इस लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा है, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी मान लो प्रोडक्ट। नाउ इसको हमने बैलेंस किया, तो इसके स्मॉल ए, इसके स्मॉल बी, इसका स्मॉल सी, अगर इसका स्मॉल डी, ये मान लो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। देन हम वहां पर क्या बोलते थे कि यार इसका ए मोल्स जो है इसके बी मोल से रिएक्ट करता है, और इसका सी मोल जो है बनाता है, और इसका डी बनाता है, याद है? ऐसा ही बोलते थे। हम बोलते हैं कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है वही मोल्स का रेशियो होगा, ऐसा हम बोलते थे, है ना? लेकिन देखो क्या है, इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो जितने इक्विवेलेंट ए के रिएक्ट करेंगे उतने ही बी के करेंगे, उतने ही सी के बनेंगे, उतने ही डी के बनेंगे। मतलब ऐसा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसी भी रिएक्शन में सभी के सेम रहेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A reacted is equal to number of equivalent of B reacted is equal to number of equivalent of C formed, and it is equal to number of equivalent of D formed. क्लियर है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सेम इक्विवेलेंट रहेंगे। जितने रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे, याद रखना उतने ही प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट बनेंगे। ओके, जितने रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे उतने ही प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट बनेंगे। यह है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस।
MEQ इज मिली इक्विवेलेंट। जैसे मोल्स में नहीं होता था, मतलब नॉर्मलिटी इन सॉरी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता था, मोल्स देता था ना, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स देता था अगर लीटर में तो, लेकिन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होता था तो मिली मोल्स होता था। वैसे नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर तो इक्विवेलेंट है, लेकिन नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर क्या है, मिली इक्विवेलेंट। सो दिस इज मिली इक्विवेलेंट। नाउ आगे चलते हैं। सो हमने बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे उतने इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बनेंगे। ठीक है, सो बस ये हमारे पास अभी मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए हमें एन फैक्टर वगैरह पता होना चाहिए, एन फैक्टर निकालने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने अभी तक ऑक्सीडेशन नंबर और एन फैक्टर वगैरह की बात की है, बट मेन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वाला है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे एंड प्रैक्टिस तुम्हें काफी ज्यादा कराएंगे, काफी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, तो जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तुम्हें, क्योंकि चैप्टर बस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके, तो चलते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव मतलब होम असाइनमेंट 1, एक्चुअली होम असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 करो। होम असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, देन हम कराएंगे। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करके देखो, देन उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे करेंगे। अभी तक हमने जो तुम्हें एन फैक्टर वगैरह निकलवाने का बताया वो थोड़ा यूज करना, कुछ ऑक्सीडाइज होगा कुछ रिड्यूस होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अपने दिमाग में रखना एंड ट्राई करो सॉल्व करने का। होम असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 4। राहिल, एक्चुअली डिफिकल्ट लगता है वैसे तो, बट एक बार अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया ना तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, फिर बहुत इजी लगेगा ये। ठीक है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा, कौन किस में रिड्यूस होगा, और वो हमने काफी तुम्हें बताया है ऑलरेडी। तो वैसे थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो काफी इजी पड़ेगा। यस राइट, प्रैक्टिस से हो जाएगा, दैट्स व्हाई हम काफी क्वेश्चंस कराने वाले हैं अभी तुम्हें। अब वो प्रीवियस पेज देख लो। अब वो उसका भी हम तुम्हें बताएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। अभी इक्विवेलेंट मास भी हम एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ना अभी इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाला, उससे भी हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। बाकी एक फॉर्मूला हमने तुम्हें बताई है इक्विवेलेंट मास निकालने का, वेट बाय मोलार मास, सॉरी मोलार मास बाय इनफैक्ट। मंदार 3 स्लाइड हो गए, 3 स्लाइड हो गए, 4th स्लाइड पे हमने क्वेश्चन लिया। यस देविका।
देवी का स्टोइशियोमेट्री वाला क्वेश्चन है ना इस टाइप का, तो उसको हम इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, श्रावणी दिस इज प्रीवियस पेज, देखो जल्दी। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, देन नेक्स्ट वाला फिर से ट्राई करना तुम। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 that is needed to react with 1 mole of FeC2O4 in acidic medium. So number of moles of KMnO4 that is needed to react with 1 mole of FeC2O4. अब देखो क्या है, जैसे मैंने बताया रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किस में जाने वाला है। ओके, सो ये देखो हमारे पास रिएक्टेंट, इनके अलावा और भी रिएक्टेंट हो सकता है, इसलिए एसिडिक मीडियम है तो HCl या H2SO4 वगैरह कुछ होगा। अब एसिडिक मीडियम में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद हो तो, KMnO4 रिड्यूस होता था किसी में, याद आया कुछ? एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में जाता था? KMnO4 का जो Mn है वो +7 से किस में जाता था? कुछ याद आया? +7 से किस में जाता था? +2 में जाता था, याद आया कि नहीं आया? ओके, अच्छा, Mn रिड्यूस हो गया है, KMnO4 रिड्यूस हो गया, तो FeC2O4 क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा क्या? KMnO4 रिड्यूस हो गया तो FeC2O4 क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा ना। अब इसमें ऑक्सीडाइज क्या हो सकता है? देखो, Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और C2O4 वाला जो है प्लस, उसमें कार्बन +3 है। याद है, हमने C2O4 का भी बताया था यार, वो ऑक्सीडाइज होता है, याद है? याद आया कि नहीं आया? C2O4 किस में ऑक्सीडाइज होता था? याद आया कुछ? वो CO2 में ऑक्सीडाइज होता था, एंड Fe भी ऑक्सीडाइज होके Fe+3 में जा सकता है। ओके, तो ये चीज तुम्हें मतलब थोड़ी याद रखनी पड़ेगी यार, ये मतलब क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है,
तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, और ये वाले पार्ट में कौन ऑक्सीडाइज होगा? एक तो C2O4 ऑक्सीडाइज होगा और एक Fe ऑक्सीडाइज होगा। ओके, तो C2O4 ऑक्सीडाइज होके क्या देता था? तन्वी रिएक्शन कैसे पता चली? मैंने ऑलरेडी तुम्हें एन फैक्टर निकालते टाइम बताया, ये ऑलरेडी मैंने एन फैक्टर निकालते टाइम बताया कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में जाता है और C2O4 किस में जाता है, याद है क्या? ये हमने ऑलरेडी तुम्हें बताया है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया है। भैया C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है। C2O4 जो है उसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, Fe का +2 है और कार्बन का +3 है। ठीक है, फिर ये Fe +3 में चला गया और यहाँ पर कार्बन जो है CO2 में कार्बन जो है +4 में। ना एन फैक्टर क्या होगा देखो, तो KMnO4 का एन फैक्टर क्या है देखो, +7 से +2 कितने का चेंज आया? 5 का चेंज आया, और Mn का कितना एटम है? 1, तो KMnO4 का एन फैक्टर 5 हो। व्हाट अबाउट FeC2O4? तो देखो FeC2O4 में दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, FeC2O4 के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, Fe भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो दोनों का एन फैक्टर ऐड कर सकते हो। तो क्या आएगा? तो Fe जो है +2 से +3 गया, 1 का चेंज, और Fe का एक ही एटम है। इसके अलावा C2O4 का जो कार्बन है वो +3 से +4 चला गया, कार्बन का कितना चेंज हुआ? कार्बन का 1 चेंज हुआ है, कार्बन के एटम कितने हैं? 2, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया? 3 आ गया। और दोनों के एन फैक्टर पता चल गए, दोनों के एन फैक्टर पता चल गए ना। अब देखो दोनों के इक्विवेलेंट सेम रहेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट दोनों के इक्विवेलेंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। देखो हमें कंप्लीट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, हमने कंप्लीट रिएक्शन लिखी नहीं है भाई, हमें नहीं पता कि Mn+2 का ये कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, हमें नहीं पता कि Fe3 पॉजिटिव का ये कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, जस्ट हमें पता है कि Mn2+ में गया Mn और Fe+3 में गया और C2O4 CO2 में गया, हमें जस्ट इतना पता है, इसके अलावा क्या है हमें उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई हमने रिएक्शन को भी बैलेंस नहीं किया। ठीक है, सो अभी हमें एन फैक्टर पता चल गया दोनों रिएक्टेंट का। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, मतलब जितने इक्विवेलेंट KMnO4 के उतने इक्विवेलेंट FeC2O4 के होने चाहिए। ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of KMnO4 is equal to number of equivalent of FeC2O4, that is ferrous oxalate. Okay, so अब देखो उन्होंने हमें KMnO4 के मोल्स निकालने को बोला और FeC2O4 का 1 मोल दे दिया। मान लो KMnO4 का मोल X है, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर क्या होता था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गया, ऑब्वियसली राइल रिएक्टेड ना, तो रिएक्टेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, वही क्वेश्चन वही दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट इज नीडेड टू रिएक्ट। ओके, तो जितने इक्विवेलेंट ऑब्वियसली KMnO4 के रिएक्ट करेंगे उतने FeC2O4 के रिएक्ट करेंगे। तो KMnO4 का मान लो X मोल रिएक्ट किया, ओके, तो वो हमें निकालना है कि कितना मोल रिएक्ट किया। तो KMnO4 को मान लो X मोल रिएक्ट किया। अच्छा, मोल्स इनटू एन फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है क्या? व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? एन फैक्टर के टर्म्स में क्या आएगा? एन फैक्टर के टर्म्स में देखो इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया ना। सो नंबर ऑफ मोल्स को हम X मान लेते हैं, एंड एन फैक्टर क्या है KMnO4 का? 5 इज इक्वल टू FeC2O4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया FeC2O4 का? FeC2O4 का नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 दिया है, एंड उसका एन फैक्टर क्या आया? 3 आया, तो X की वैल्यू क्या आ गई? इट इज 3/5, ये हम बोल सकते हैं, यस 3/5, बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। समझ आया नहीं आया? तो हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन रिड्यूस हुआ और कौन ऑक्सीडाइज हुआ।
और जब कोई रिड्यूस हुआ है तो किससे किस में गया है, और कोई ऑक्सीडाइज हुआ है तो किससे किस में गया है। क्लियर है? So this was question number 4. Now question number 3 करो इसके बाद। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, होम असाइनमेंट 1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ओके, इससे पहले वाला क्वेश्चन होम असाइनमेंट 1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 करो इसके बाद। आदित्य, दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। हमने मान लो इसके एक्स मोल ले लिए, इसके हमारे पास कितने एक्स मोल है, और इसका मोल हमें 1 दिया है। इसका मोल कितना दिया है? 1 दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। समझाया? तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। राइल फॉर्मूला खुद से लिख सकते हो, फेरस ऑक्सीलेट तो यही है राइल। दिस Fe2O4 is ferrous oxalate. Ferrous is Fe+2 and oxalate is C2O4 2 negative. ओके, एंड फेरिक में क्या आता है? Fe पर +3 चार्ज होता है। तो कंपाउंड बना सकते हो ना। ऑक्सीलेट आयन इज C2O4 2 negative, ferrous is Fe2 positive, ferric is Fe3 positive. रेडॉक्स रिएक्शन है ना तन्वी, तो एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा कंपाउंड रिड्यूस होगा। Fe2 plus is ferrous, Fe3 plus is ferric. ओके, एंड C2O4 क्या है? C2O4 2 negative is oxalate. तो ऑब्वियसली दोनों फेरस ऑक्सीलेट और फेरिक ऑक्सीलेट का फॉर्मूला तुम बता सकते हो क्या होगा। यस, वैसे भी मोस्टली करेक्ट हो। यस रिया। हेलो सर, आपको सुनाई दे रहा? यस यस, बोलो। सर, आपने जो बोला कि एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो मुझे समझा, बट आपको कैसे पता कि बोथ Fe एंड C2O4 आर गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड? C2O4 का आपने बोला था। यस यस, देखो क्या है, Fe के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक होता है Fe+2 और एक होता है Fe+। ओके, ये दोनों मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही माने जाते हैं। तो ये जो है ना KMnO4, ये रिड्यूस हुआ, तो ये अगर रिड्यूस हुआ तो ये एक्चुअली इसको ऐसा ही बोलते हैं कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये रिड्यूस होता है, दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसमें क्या ऑक्सीडाइज हो सकती है? दो चीजें ऑक्सीडाइज हो सकती है। Fe+2 क्या हो सकता है? क्योंकि Fe+3 भी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल वाला ये, ठीक है। तो Fe+2 से +3 में जा सकता है ऑक्सीडाइज। ओके, इसके अलावा C2O4 का मैंने तुम्हें बताया ही। सर, ऐसा कभी होगा क्या कि Fe+2 में बट वो Fe3+ में ऑक्सीडाइज नहीं होगा? नहीं, अगर उससे रिएक्शन किसकी हो रही है? अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन हो रही है तो होगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद रिड्यूस हो रहा है, ऐसे से किसी से अगर रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली Fe+2 वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, एंड सर आपने जैसे वो C2O4 सब दिया MnO4 का याद रखने के लिए, तो हाँ ऐसे हाँ कितने याद करने हैं? और जितने मैंने लिखवाया है उतना इनफ है। ठीक है।
ओके जितना सर। हमने लिखवाया ना उतना इनफ है। बाकी कुछ अगर बीच में कुछ क्वेश्चन करते टाइम अगर कुछ आता है तो देखते हैं, अदरवाइज जितना मैंने लिखवाया उतना इनफ है। बाकी वो जनरल इन्फॉर्मेशन हमें दे देंगे क्वेश्चन में कि कौन किस में जा रहा है। ओके ठीक है, सर, थैंक यू। जैसे CR207 हाँ। वाला हमें याद रखना है, यस। KMnO4 का अलग अलग मीडियम में याद रखना है, C2O4 का याद रखना है। इसके अलावा H2O3 का मैंने बताया ना, H2O3 हाँ वाला सर। भी हमें याद रखना है। एंड यस दैट्स इट, मतलब इतना इनफ है। ओके। ओके सर, थैंक यू। आदित्य, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एज इट इज रहा है। ऑक्सीजन का FeC2O4 में एंड CO2 में दोनों जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही रहा है। वो कंबाइंड स्टेट में है दोनों जगह ऑक्सीजन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। भाई हमने एक्चुअली एन फैक्टर के टाइम कुछ रिएक्शंस लिखवाए हैं, देखो वो याद रखने। एन फैक्टर निकालते टाइम ना, रिडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर निकालते टाइम कुछ रिएक्शंस लिखवाई हैं, वो याद रखनी। नोट्स देखो, उसमें कुछ रिएक्शंस होंगे। सेवन एट रिएक्शंस है देखो एन फैक्टर निकालते टाइम, KMnO4 CR2O7 2 नेगेटिव वगैरह वाली, ध्यान से देखो। आंसर आया? राहिल का आ गया आई थिंक, वैष्णवी का आ गया है आई थिंक, दो का ही आया। और किसी आया है? तन्मय का भी आ गया है क्या? ओके, तन्मय का भी आ गया है। हाँ सही, उतने ही। ओके सो चलो करवाते हैं। तो 1 mole of ferric oxalate is oxidized by X mole of MnO4 negative, and also 1 mole of ferrous oxalate is oxidized by Y mole of MnO4 negative, X by Y निकालना है। सो MnO4 नेगेटिव जो है दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। फर्स्ट केस में हमने लिया है फेरिक ऑक्सीलेट। तो फेरिक ऑक्सीलेट का फॉर्मूला क्या हुआ देखो, Fe+3 है और C2O4 पर क्या है -2, तो दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार? दोनों से फॉर्मूला क्या आएगा? इट विल बी Fe2C2O4 होल थ्राइस, यही होगा ना। अब देखो Mn जो है +7 में है तो वो किस में जाएगा? +2 में जाएगा, एसिडिक मीडियम दिया है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर देखो फेरिक है, Fe का +3 है और C2O4 में कार्बन का +3 होता है। अब देखो ये रिड्यूस हुआ है, MnO4 नेगेटिव क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। तो ये वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी Fe+3 है तो वो आगे तो इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। ओके, Fe का +2 एंड +3 रहता है, तो ये रिड्यूस हुआ तो ये क्या करेगा? इस वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन इस वाले पार्ट में Fe ऑलरेडी +3 में है तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब Fe जो है वो +3 में ही रहेगा। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली कोई एन फैक्टर नहीं आएगा Fe की वजह से भी।
तो जो एन फैक्टर आएगा वो C2O4 की वजह से आएगा। तो C2O4 वाला पार्ट किसमें चला जाएगा, CO2, और CO2 में कार्बन कितना है, +4 है। तो अभी देखो एन फैक्टर क्या आएगा, तो इसका तो एन फैक्टर 5 हो गया। व्हाट अबाउट इसका, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर Fe का तो एज इट इज रहा, बट कार्बन कितने से +3 से +4 चला गया, तो +3 से +4 चला गया, 1 का चेंज हुआ, और कार्बन के आइटम कितने हैं देखो, C2O4 का होल 5 है। ओके, तो कार्बन 6 हो गए, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया, 6 आ गया। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो दोनों के इक्विवेलेंट इक्वेट करने हैं। तो 1 मोल ऑफ FeC2O4 का रिएक्शन बोला है x मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव से हो रहा है, तो x मोल है इंटू 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 है इंटू 6। तो दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ सिमिलरली MnO4 नेगेटिव जो है उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं फेरस ऑक्सीलेट, जो कि थोड़ी देर पहले हमने लिया था। फेरस ऑक्सीलेट का फॉर्मूला ये हो गया, इट विल गिव Mn2 पॉजिटिव, तो +7 से +2 गया Mn, एंड Fe जो है वो ऑब्वियसली अभी ऑक्सीडाइज हो सकता है बिकॉज +2 में है, तो Fe फेरस ऑक्सीलेट का +2 में है तो +3 में चला जाएगा ऑक्सीडाइज होके। इसके अलावा C2O4 वाला पार्ट CO2 में चला जाएगा। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर एन फैक्टर इसका है 5, इसका एन फैक्टर क्या आ जाता है, थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही लिया था, तो Fe की वजह से 1 आ गया, प्लस C2O4 की वजह से 2 आ गया, तो क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स इज y इंटू एन फैक्टर इज 5, ये हो गया MnO4 नेगेटिव का, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दूसरे का 1 है, एंड एन फैक्टर क्या है, 3। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 2। नाउ हमें क्या निकालना है, x बाई वाई निकालना है, तो क्या करें बताओ, 1 को 2 से डिवाइड कर दे क्या, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, x बाई वाई क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, क्या आ रहा है ना, x अपॉन वाई करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, या x बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो भाई अगर दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जैसे Fe और कार्बन दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो दोनों का एन फैक्टर ऐड कर दो। दो अलग अलग इक्वेशन की जरूरत नहीं है, एक ही इक्वेशन में लिखो, बट दोनों का एन फैक्टर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं, राज Fe2 है, किधर है Fe2, किधर बोल रहे Fe2 है, कौन सी रिएक्शन में, दो रिएक्शन है यहाँ पर राज, एक फर्स्ट रिएक्शन है, एक सेकंड रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन में Fe2 है, तो उससे क्या फर्क पड़ा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज हुआ ही नहीं ना, वो +3 से +3 रहा। ओके, सो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, जस्ट कार्बन का चेंज हुआ, दैट्स व्हाई हमने कार्बन का चेंज इनटू उसके एटम्स किए थे फर्स्ट वाली रिएक्शन में। नाउ होम असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 करो।
होम असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2।
आया किसी का आंसर? देखो चलो कराते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 50 ml of 0.1 molar solution of a salt reacted with 25 ml of 0.1 molar solution of sodium sulfide. सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2SO3। ओके, सल्फाइड आयन इज SO3 2 नेगेटिव, जिसका नीचे रिएक्शन दिया है। तो सोडियम सल्फाइड इज Na2SO3, द हाफ रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड हमें दिया हुआ है। तो इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन द सॉल्ट, if the oxidation number of metal in the salt was 3, what would be the new oxidation number of metal? तो देखो क्या है, हमारे पास पहले एक कोई सॉल्ट 1 था, ठीक है, एक कोई सॉल्ट है, उसको हम सॉल्ट 1 ले लेते हैं। तो सॉल्ट 1 प्लस, अब इसका रिएक्शन जो है सॉल्ट 1 का जो रिएक्शन है ये सल्फाइड से हुआ, सोडियम सल्फाइड। ओके, तो ये सॉल्ट 1 है, इसका रिएक्शन हुआ है SO3 2 नेगेटिव के साथ, जो कि क्या है, सल्फाइड आयन है या सोडियम सल्फाइड है। अब इसके बाद ये सोडियम सल्फाइड वाला पार्ट, SO3 2 नेगेटिव वाला पार्ट, देखो किसमें चला गया है, उन्होंने खुद ने लिखा हुआ है SO4 2 नेगेटिव में चला गया। इसमें चला गया है SO4 2 नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड ने एक्चुअली सोडियम सल्फेट बना लिया होगा। मतलब ये एक तरह से क्या है, दिस इज Na2SO3 और उसने क्या बना लिया, Na2SO4 बना लिया। ठीक है, सोडियम सल्फेट बन गया होगा। बट हमें पूरे की जरूरत नहीं है, कौन किस में जा रहा है बस ये देखना है। अच्छा, नाउ अब देखो ये पहले वाला सॉल्ट है, इसने नया सॉल्ट बनाया होगा। ठीक है, पहले वाले सॉल्ट ने भी नया सॉल्ट बनाया होगा, और दोनों जगह सॉल्ट में जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अब देखो सल्फर जो है SO3 जो है SO3, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर SO3 2 नेगेटिव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, एंड SO4 2 नेगेटिव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। इसके अलावा ये जो सॉल्ट दिया है इसमें मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है, 3 दिया है। और मान लो इसमें सॉल्ट सेकंड जो सॉल्ट बना उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका मान लो N है। क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लो N। अब देखो जितना हमारे पास इसका इक्विवेलेंट है उतना इसका इक्विवेलेंट इसका रहेगा ना, दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। यस बिल्कुल, सॉल्ट रिड्यूस होगा, तो सॉल्ट रिड्यूस होगा और SO3 2 नेगेटिव क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ओके, तो अब देखो हमें मोल्स कितने दिए हैं, सोडियम सल्फाइड के मोल्स देखो कितने दिए, ये दिया हमें 25 ml एंड 0.1 मोलार, मतलब 2.5 मिलीमोल। और सॉल्ट 1 जो है वो कितना दिया, 50 ml 0.1 मोलार, 50 ml 0.1 मोलार, मतलब कितना आ गया, 5 मिलीमोलर। अच्छा, एन फैक्टर क्या, एक बार एन फैक्टर भी लिख लेते हैं। तो एन फैक्टर फर्स्ट वाले का क्या है, देखो सॉल्ट जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये ऑक्सीडाइज हुआ ना, SO3 वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ है, तो सॉल्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। मतलब पहले ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कम है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, 3 - N आ गया। और हमें मेटल का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या, कि मेटल के कितने एटम है, मेटल के एटम का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि यार मेटल का एक ही है, बाय डिफॉल्ट फिर एक ही मानेंगे, बिकॉज उन्होंने यही बोला कि सॉल्ट में मेटल के कितने एटम। ठीक है, अच्छा नाउ ये जो है ये +4 से कितना जा रहा है, +6 जा रहा है ना, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, चेंज कितना आया, 2 का आया, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर क्या है, 1 है, तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो
अब देखो नंबर ऑफ इक्वलेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सॉल्ट के इक्वलेंट क्या होंगे, 5 के मिलीमोल्स इंटू 3 माइनस एन इज इक्वल टू दूसरे के कितने मिलीमोल्स है, 2.5 इंटू एन फैक्टर 2 हो गया। तो यहां से देखो ये 2.5 इंटू 2 क्या आया, 5 आ गया ना। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 माइनस 1 क्या आ गया, 1। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो जो बाद में सॉल्ट बना उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है, 2। ओके, जो प्रोडक्ट में सॉल्ट बना है या बाद में जो सॉल्ट बना उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है। सर कैन यू एक्सप्लेन एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। राहिल, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट क्या है, सॉल्ट देखो SO3 वाला पार्ट जो है, SO3 वाला पार्ट जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, +4 से +6 है, ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये जो सॉल्ट वाला है ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। मतलब इसका पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कम होगा। तो चेंज जब निकालेंगे तो ऑब्वियसली चेंज मतलब हमें पॉजिटिव चेंज ही चाहिए होता है एन फैक्टर में। एन फैक्टर कभी नेगेटिव लिया हमने, नहीं लिया ना। तो एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव रहता है, दैट्स व्हाई हायर माइनस लोअर ऑक्सीडेशन नंबर किया जाएगा। ओके, तो हायर यहाँ पर कौन सा है, 3 है। सॉल्ट 1 जो है उसमें हायर है बिकॉज रिड्यूस हो रहा है। समझ आया, ठीक है। तो सॉल्ट का जो एन फैक्टर है वो क्या है, 3 माइनस एन है। यस रिया, सॉल्ट मतलब मेटल, सॉल्ट में जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो किसका हो रहा है, मेटल का ही हो रहा है। ओके, तो मेटल का पहले ऑक्सीडेशन नंबर जो है कितना है, 3 है, और बाद में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, एन हो गया। क्लियर है सभी को। यह सार्थक क्वेश्चन में सोडियम सल्फाइड दिया है, तो दैट SO3 वाला पार्ट इज नथिंग बट सोडियम सल्फाइड। ये जो है ना SO3 2 नेगेटिव, दिस इज सोडियम सल्फाइड, दिस इज Na2SO3। SO3 2 नेगेटिव इज सल्फाइड आयन। ओके, तो सल्फाइड किस में जा रहा है, उसमें उसका उन्होंने नीचे रिएक्शन दे दिया है, सल्फाइड सल्फेट में जा रहा है। ओके, मतलब ये जो है क्या बन रहा होगा, Na2SO4 बन रहा होगा। बट हमें जैसा कंप्लीट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है यहाँ पर, जस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन किस में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। यस राइल, नीचे जो हमने ये लिया, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा है, दिस इज मोल्स इंटू एन फैक्टर, दिस इज मोल्स इंटू एन फैक्टर, मतलब मिलीमोल्स इंटू एन फैक्टर, यहाँ पर मिलीमोल्स पता है। ठीक है, तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट को हमने इक्वेट किया है। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करो सभी, क्वेश्चन नंबर 5, होम असाइनमेंट 3 का ही क्वेश्चन नंबर 5।
सल्फाइड आयन जो है साई, उसमें सल्फर जो है, मतलब जनरली हमारे पास सल्फर का नेगेटिव में जब ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो -2 रहेगा, और उसे सल्फाइड आयन, ठीक है, -2 से +6 तक जाएगा। ओके, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहां पर रहेगा, N माइनस, बताया था ना, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमने बताया था, क्या बताया था, याद आया, N-18 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर N-10। ओके, तो यहाँ पर N-18, N यहाँ पर क्या था, ग्रुप नंबर था, तो -2 से +6 तक रहता है सल्फर, और सल्फर जब अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन होगा तो उसका -2 रहेगा जनरली। तो ये सल्फाइड है, यहाँ पर -2 है सल्फर। ओके, सो आया किसी का आंसर? यस देवी का आई थिंक करेक्ट है वो। यस सर में करेक्ट है। नहीं वैष्णवी, यस राजदीप करेक्ट है। नो वैष्णवी, स्टिल रॉन्ग।
तो चलो करते हैं, काफी लोगों का करेक्ट है, काफी एक दो का रॉन्ग भी आया। तो हमारे पास उन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AS2S3 ऑक्सीडाइज टू S3ASO4। तो देखो AS2S3 जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ H3ASO4 में एंड H2SO4 में बाय 1 मोल ऑफ HNO3। तो इसका HNO3 से रिएक्शन हुआ, तो HNO3 जो है उसका नाइट्रोजन रिड्यूस हो गया, +5 से देखो किस में गया नाइट्रोजन, NO में +2 में गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ है और AS और सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया सल्फर का -2 है, तो AS का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके, सल्फाइड है, सल्फर का -2, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, एंड नेगेटिव में सल्फर का -2 रहता सल्फाइड में, और AS का हो गया +3। देन इसका प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट में बना H2SO4 एंड H3ASO4। तो H3ASO4 में AS का +5 है और H2SO4 में सल्फर का +6। वैष्णवी अगर सल्फर का पता चल गया तो AS का पता चल जाएगा ना। 2x + 3 × -2 = 0। तो x क्या आया, +3 आया ना वैष्णवी, ओवरऑल न्यूट्रल है ना। ओके, सल्फर क्या गया, चेंज इनटू तो कितना आगे, दूसरे फैक्टर क्या होगा, +5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AS2S3, मान लो AS2S3 के कितने मोल्स हैं, X मोल है। वॉइस लैग हो रहा है क्या, वॉइस लैग हो रहा है अभी भी, या क्लियर है, अभी क्लियर है ना। ओके, सो AS2S3 के मान लो X मोल है, और HNO3 के मान लो, HNO3 का दिया हमें ऑलरेडी, कितना मोल दिया, 1 मोल दिया। ठीक है, सो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे ना। तो मोल्स इंटू N फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स इंटू N फैक्टर। तो यहां से X की वैल्यू क्या आ गई, 3/28 आई ना। क्लियर है सभी को। तो इस टाइप से हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का यूज करेंगे एंड रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला AS का N फैक्टर है, AS का चेंज हुआ है 2, AS का कितना चेंज हुआ, AS का चेंज हुआ है +3 से +5, AS का चेंज 2 हुआ है, और AS के एटम 2 हैं, तो 2 × 2 ये AS की वजह से N फैक्टर है। दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो AS का भी ऑक्सीडेशन हुआ है और सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट्स व्हाई हमने दोनों का N फैक्टर ऐड किया है। तो AS का 2 से चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है। इसके अलावा सल्फर का -2 से +6 गया है, सल्फर का चेंज कितना है, 8 है, एंड सल्फर के एटम्स कितने हैं, 3। ओके, तो ये हमारे पास AS2S3 का N फैक्टर आया है। क्लियर राहिल एंड राज।
ओके, नाउ देखो, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट मास निकालने की। तो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे हम इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं उसके एक दो क्वेश्चन तुम्हें करा देता हूं। तो जैसे होम असाइनमेंट 1 का, सॉरी 2 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लें, होम असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ डेफिनेशन जो इससे तो इसको कर ही सकते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है कि यार 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन की बात की है, तो उस हिसाब से अगर जाएंगे तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को कितना ग्राम मेटल डिस्प्लेस करेगा, या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन होगा, वो उसका इक्विवेलेंट मास है। ये डेफिनेशन था, बट इसको मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो कैसे करूंगा। तो उन्होंने क्या बोला कि 0.1 ग्राम ऑफ मेटल गेव ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड एट एसटीपी इतना ग्राम हाइड्रोजन। ओके, तो हमारे पास मेटल है, वो मेटल का रिएक्शन हुआ एसिड से, और अब इसने हमें ऑब्वियसली क्या दिया होगा, हाइड्रोजन गैस दिया, प्लस साथ में कुछ सॉल्ट बन गया होगा, है ना। मेटल का जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस, और सॉल्ट बन जाता है। जैसे मान लो Na है प्लस HCl है, तो NaCl बन गया प्लस H2 बन गया। ओके, तो मेटल का एसिड से रिएक्शन कराया तो H2 गैस निकला, साथ में सॉल्ट आ गया। अब इस मेटल का वेट कितना दिया, 0.1 ग्राम, और H2 जो है इसका वॉल्यूम दिया एसटीपी पर 34.2 ml। नाउ एसटीपी और एनटीपी सेम ही ले लेते हैं, तो कितना मोल्स हो गया है, 34.2 डिवाइड बाई 22400, इतना मोल हो गया ना। अब देखो, मेटल के इक्विवेलेंट और H2 के इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताओ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2। ओके, नाउ मेटल के इक्विवेलेंट कितने होंगे यार, तो मेटल का हमें यहां पर निकालना इक्विवेलेंट वेट। तो देखो मेटल के इक्विवेलेंट क्या होंगे, 0.1 डिवाइड बाय, याद है हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के 2-3 फॉर्मूले बताए थे, उसमें एक फॉर्मूला था वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, याद आया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास था या नहीं था। तो वेट इज 0.1 ग्राम एंड इक्विवेलेंट मास मान लो हमने ले लिया E, मेटल का इक्विवेलेंट मास क्या ले लिया E। तो ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 क्या होगा, सो ये इसके मोल्स आ गए। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है ना। व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ H2, तो देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और एसिड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 रहा होगा ऑब्वियसली। तो एन फैक्टर क्या है H2 का, बताओ। एन फैक्टर क्या है, चेंज 1 का, और H2 में हाइड्रोजन के 2 एटम, तो एन फैक्टर क्या आ गया H2 का, 2 आ गया। ओके, H2 में ऑक्सीडेशन नंबर 0, और एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन का +1 ना। तो चेंज 1 का है, और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 हैं इसमें। ओके, सो एन फैक्टर इज 2। सो ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, एंड ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय H2 का एन फैक्टर करेंगे तो ये आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2। दैट्स इट। ठीक है, सो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा के भी हम यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकाल पाएंगे, अगर किसी रिएक्शन में हमें दिया है कि इसने इतना ग्राम से कंबाइन हुआ या इतना ग्राम डिस्प्लेस किया। तो देखो क्या आएगा ये, दिस इज 2240 डिवाइड बाय 34.2 इंटू 2, ये आएगा ना। कितना हुआ ये, दिस इज 32.74। क्लियर है। तो इस टाइप से लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा के हम इक्विवेलेंट मास के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें इस टाइप का रिएक्शन टाइप से दिया है कि यार मतलब इंफॉर्मेशन दी है रिएक्शन के फॉर्म में एक तरह से, है ना, कि इसने इतने ग्राम से कंबाइन हुआ या इतना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दे दिया। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, सेम होम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20 भी लेते हैं। तो सेम होम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 लेंगे, मतलब होम असाइनमेंट
2 का ही क्वेश्चन नंबर 20, उसमें क्या है, 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड कंप्लीटली। तो देखो क्या है, हमारे पास कोई एक मेटल ऑक्साइड है, अभी मेटल ऑक्साइड जो है क्लोराइड में कैसे कंप्लीट हो गया, मतलब कन्वर्ट कैसे होगा, ऑब्वियसली इसका रिएक्शन हुआ होगा क्लोरीन से। इसका रिएक्शन किससे हुआ होगा, क्लोरीन से। तो यहाँ पर बन गया मेटल क्लोराइड और फिर इससे ऑक्सीजन निकल गया। तो मेटल ऑक्साइड जो है वो मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ है। बाकी इसकी भी हमें जरूरत नहीं है लिखने की, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जस्ट हमें इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो यही चाहिए कि मेटल ऑक्साइड जो है मेटल क्लोराइड बना रहा है। ठीक ठीक है, किसी मेटल का ऑक्साइड 3 ग्राम जो है, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? रोहन तुम बोल रहे हो ब्रेक हो रहा है, बाकी कुछ कुछ बोल रहे हैं फाइन है, कुछ बोल रहे हैं नहीं हो रहा है। ब्रेक हो रहा है कि क्लियर है अभी? ठीक है ना, ओके। हाँ, सो मेटल ऑक्साइड जो है वो कितना दिया है, मेटल ऑक्साइड दिया 3 ग्राम, और बाद में जो क्लोराइड बना है वो बोल रहा है 5 ग्राम है। तो हमें यहाँ पर इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है। तो यार नंबर ऑफ इक्वलेंट दोनों के सेम कर दो ना, नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ, अच्छा, मेटल ऑक्साइड का नंबर ऑफ इक्वलेंट क्या होगा, वेट डिवाइड बाय इक्वलेंट मास। व्हाट इज इक्वलेंट मास? और देखो मेटल ऑक्साइड का इक्वलेंट मास चाहिए, तो अगर हम बोलते हैं कि इफ इक्वलेंट मास ऑफ मेटल इज ई, मेटल का इक्वलेंट मास ई मान लो, ठीक है, इफ इक्वलेंट मास ऑफ मेटल क्या है, ई है, तो ऑक्साइड का इक्वलेंट मास क्या हो जाएगा बताओ? मेटल ऑक्साइड में मेटल और ऑक्सीजन दोनों है ना, तो इक्वलेंट मास ऑफ मेटल क्या होगा, सॉरी इक्वलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा? मेटल का इक्वलेंट मास प्लस ऑक्सीजन का इक्वलेंट मास, दैट इज ई प्लस 8। सिमिलरली इक्वलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड क्या हो जाएगा, इट इज मेटल का इक्वलेंट मास प्लस क्लोरीन का इक्वलेंट मास। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वलेंट को क्या करना है, इक्वेट करना है। सो मेटल ऑक्साइड का नंबर ऑफ इक्वलेंट क्या होगा, वेट डिवाइड बाय इक्वलेंट मास। सो मेटल ऑक्साइड का इक्वलेंट मास क्या होगा, ई प्लस 8। तो ये नंबर ऑफ इक्वलेंट आ गए किसके, ये नंबर ऑफ इक्वलेंट आ गए मेटल ऑक्साइड के। ठीक है, ये हम कर रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वलेंट को इक्वेट कर रहे हैं। देविका, हमने तुम्हें बताया था किसी भी आयनिक कंपाउंड में कैटाइन का इक्विवेलेंट मास प्लस एनाइन का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू ओवरऑल इक्विवेलेंट मास, बताया था ही नहीं बताया था? इक्विवेलेंट मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटाइन प्लस एनाइन। सो 8 जो है वो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास है, 35.5 जो है वो क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास है। ओके, तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, मेटल का इक्विवेलेंट मास प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास। सिमिलरली ये जो है मेटल का इक्विवेलेंट मास प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास है। ओके, सो मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास आया। हाँ, सो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा, तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आया, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। तो इसका वेट क्या है 5 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास क्या हुआ, ई प्लस 35.5। तो यहां से सॉल्व करके हमें ई मिल जाएगा, क्या आएगा यार ई, it is 2E is equal to
क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आंसर ही बता दो। सॉल्व किया किसी ने? 33.25 आ रहा है क्या? ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा के भी हम इक्विवेलेंट मास के क्वेश्चन क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन जिनमें हमें इस टाइप का दिया है कि इतने से इतना डिस्प्लेस हो रहा है या इतना रिएक्ट हो रहा है। ओके, बाकी कुछ जगह इक्विवेलेंट मास ऑब्वियसली मोलार मास बाय एन फैक्टर से निकाल पाएंगे। तो अभी होम असाइनमेंट 1 एंड 2 जो है होमवर्क रहेगा, होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क विल बी होम असाइनमेंट 1, ऑब्वियसली 1 में काफी क्वेश्चन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। होम असाइनमेंट 2, इसके अलावा होम असाइनमेंट 3 जो है इस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे हम। होम असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, देन 9 से 13। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है जेई मेन वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसका वॉल्यूमेट्रिक का या रिडॉक्स वाला पार्ट। कल के लेक्चर में हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ वगैरह लेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड कुछ टाइट्रेशन वाला पार्ट लेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, बाकी उसमें भी कॉन्सेप्ट यही लगेगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वाला ही कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होता है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ये होमवर्क है, होम असाइनमेंट 1, 2 एंड 3 मेनली तुम्हें मतलब करना रहेगा, बट अभी 3 का इतना ही करो। होम असाइनमेंट 4 जो है एडवांस लेवल का हो जाता है, कुछ काफी क्वेश्चन उसमें, तो वो हम मेनली नहीं कराएंगे, कुछ क्वेश्चन दे देंगे तुम्हें करने को, बाकी काफी क्वेश्चन जो उसमें एडवांस वाले हैं। ठीक है।